तो नेहा बहन, आज का जो टॉपिक है क्लाइमेट चेंज एंड आवर फ्यूचर, उसमें बहुत ज्यादा क्लाइमेट चेंज क्या है, कैसे होता है, ये शायद जो हमारे आज के साथ न्यूज जुड़े हुए उनके साथ उन पर इस सारे टॉपिक्स पे काफी सारी चर्चाएं हो चुकी हैं। तो हम उनसे आगे जाते हुए कुछ चीजों को समझने की कोशिश करेंगे आपसे। और जो पहला पॉइंट था हम समझना चाहेंगे वो ये था कि आगे आने वाले 20-30 सालों में आपको क्या लगता है कि कौन सा ऐसा पड़ाव है या पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है जहां पे पहुंचने से हमको हर हाल में रुकना होगा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। हम हालांकि अभी जो भी नेशनल और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे हम जो चर्चाएं चल रही है गवर्नमेंट्स के साथ, कम्युनिटीज के साथ, सिविक सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस में, वो क्लाइमेट चेंज फोकस करता है कार्बन क्रेडिट्स पे, कार्बन सेक्वेस्ट्रेशन पे, हीट पे, टेम्परेचर इंक्रीज पे बहुत ज्यादा फोकस है। पर ये हम सोच रहे, हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज जो है वो लैक ऑफ वाटर या जो पानी के स्रोत है जो हम प्रदूषित करते हैं, जो डिप्लीट हो रहे हैं, गायब भी हो रहे हैं, कई बार तो पानी गायब हो रहा है फ्रॉम द फेस ऑफ द अर्थ। तो वो एक ऐसी चीज है जिसपे हमको ध्यान देना चाहिए। दैट इज समथिंग दैट हैज बीन इग्नोर्ड। ये समझना जरूरी है कि जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर राइज है, उसको मिटिगेट करने के लिए सॉइल हेल्थ और वाटर हेल्थ दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है। हम पानी के स्रोत, चाहे वो नदी हो, तालाब हो या भूजल हो, एक्वाफर जिसे हम बोलते हैं, ये तीनों चीजें, वेटलैंड्स है, कोस्टल जो इकोसिस्टम्स है, मैंग्रोव्स है, कोरल्स है, उस पे हम ध्यान नहीं दे पा रहे हैं और या ध्यान नहीं दे रहे हैं हम। ये सारी चीजें, क्लाइमेट चेंज, टेम्परेचर इंक्रीज, अर्बन हीट आइलैंड्स, ये सारे जो हम शब्द सुनते हैं, समझते हैं, को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। तो जो आने वाले 20-30 साल है, उस इन सालों में हमको टॉप सॉइल की जो हेल्थ है, जो प्रकृति को उसको बनाने में कई करोड़ों साल लग जाते हैं, तो टॉप सॉइल हेल्थ और वाटर हेल्थ, वाटर रिसोर्सेज या वाटर एंटिटीज हेल्थ, ये दो चीजों पे हमें ज्यादा फोकस करना चाहिए। हम वृक्षारोपण करते हैं, लेकिन हम ये नहीं समझते कि हमको वृक्ष कहाँ, कौन से वृक्ष कहाँ लगाने चाहिए। हम कहीं भी लगा लेते हैं, लेकिन अगर वो मिट्टी या सॉइल की हेल्थ उन वृक्षों को नरिश करने की या नर्चर करने की क्षमता नहीं रखता है, तो वो वृक्षारोपण का कोई अर्थ नहीं रहता। हर 5 जून को हम वृक्षारोपण करेंगे। उसको कैसे मेंटेन करना, उसके लिए पानी कहाँ से आएगा, उसको कैसे नर्चर करना, खाद डालते हैं नहीं डालते हैं, तो ये सारी चीजें बहुत ध्यान में रखनी पड़ेगी। सिर्फ एक इवेंट पे एक एक्शन करके नहीं कर सकते, उसका पूरा एक मेंटेनेंस प्लान होना चाहिए। और साल भर या 5 या 10 साल, जब तक वो वृक्ष सही जगह पर अपनी जड़ें मजबूत नहीं कर लेता, उस पर ध्यान रखना चाहिए। तो मेरे हिसाब से वाटर हेल्थ और सॉइल हेल्थ इज प्राइम इम्पोर्टेंस फॉर द नेक्स्ट 5 to 10 years। उस पर ज्यादा फोकस होना चाहिए। जी। बट मैडम, एक आर्गुमेंट काफी टाइम पे दिया जाता है, जो कभी कभी आता है एक दूसरे साइड से, कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ को देखते हैं तो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बोलते हैं कि आज वैसे भी इकोनॉमी काफी खराब कंडीशन में है काफी सारे देशों की। तो ये बात बार बार एक दूसरे साइड से आता है कि जो नेचुरल रिसोर्सेज बेस्ड जो हमारे डेवलपमेंट एक्टिविटीज हैं, क्योंकि वो जीडीपी का ग्रोथ है, इकोनॉमिक ग्रोथ है, इसके लिए नेचुरल रिसोर्सेज पे वो आधारित होते हैं और सारा कुछ वो दोहन करते हैं। तो अगर ये ग्रोथ को अगर साथ में लेके चलना है तो क्या क्या ये दोनों कॉन्सेप्ट एक साथ चल सकते हैं कि हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो और साथ में क्लाइमेट गोल्स के जो लॉन्ग टर्म गोल्स है उसको भी साथ में फोकस करें? क्योंकि कभी कभी लगता है कि दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी है और एक साथ नहीं चल सकते हैं, तो दोनों साइड के लोग अलग अलग तरीके से चीजों को लेकर चलते हैं। इस पे आपका क्या विचार है? हाँ, बहुत पुरानी बैटल है, इकोनॉमी वर्सेस एनवायरनमेंट या इकोनॉमी वर्सेस इकोलॉजी। सबको लगता है कि ये ऑपोजिंग थॉट्स है, लेकिन हमें ऐसा करना है। तो
मेरे हिसाब से चल सकता है, लेकिन उसमें दो तीन चीजें जो बहुत महत्वपूर्ण है। एक होते हैं नीड्स वर्सेस वांट्स, हमारी क्या जरूरत है या हमारी क्या इच्छाएं हैं। उन दोनों का जो गैप होता है अगर बढ़ता जाएगा तो इकोनॉमी वर्सेस एनवायरनमेंट है, इकोनॉमी वर्सेस इकोलॉजी का जो गैप है या जो टसल है वो बढ़ती जाएगी। तो एज अ सोसाइटी, एज अ कंट्री, आई विल नॉट से, बट एज अ सोसाइटी, स्मॉलर कम्युनिटीज इन डिफरेंट लोकेशन, जो जोग्राफिकल लोकेशन है, सबकी जरूरियात जो है वो वेरी करती है, वो बदलती रहती है। तो भुज के लोगों की जो जरूरत है वर्सेस मुंबई के लोगों की जो जरूरत है वो काफी हद तक अलग हो सकती है। जो बेसिक सर्वाइवल नीड्स है वो है। और मुझे लगता है कि हम जहां भी रहे, किसी भी क्लाइमेटिक जोन में रहे, सदियों से जो इंडिजिनियस कम्युनिटीज है, जो लोकल कम्युनिटीज है, उन्होंने उन क्लाइमेट या उन कंडीशंस से समझौता किया है और को एग्जिस्ट करते आए हैं। अभी जो मॉडर्नाइजेशन या न्यू लिबरलाइजेशन का दौर चल रहा है, तो सबको उनकी जो जरूरत है वो वांट्स में बदल रही है, नीड्स आर बिकमिंग वांट्स। तो उसकी तो कोई सीमा नहीं है। तो एज अ सोसाइटी हमें तय करना है कि हमको हमारी वांट्स कहाँ तक सीमित करनी है और करनी पड़ेगी। तो अगर ये होता है तो हमारा डिमांड सप्लाई जो गैप है, जो हम आजकल हम सिर्फ सप्लाई पे फोकस करते हैं, हमको जरा डिमांड साइड भी फोकस करना पड़ेगा। अगर हम अपनी डिमांड को रिड्यूस करते हैं तो इंडस्ट्रीज या इकोनॉमी पे अपने आप असर पड़ेगा। दूसरा एक कॉन्सेप्ट मैं कहना चाहूंगी, हम बोलते हैं मनी, 1 रुपी सेव्ड इज मोर वैल्यूएबल देन 1 रुपी अर्नड। क्योंकि हम जो 1 रुपए कमाते हैं उस पर टैक्स लग जाता है, तो हमारे हाथ में जो आता है वो 75 पैसे 80% आता है। लेकिन हम 1 रुपए बचाते हैं तो वो पूरा 1 रुपया अपना हो जाता है। तो वो, अगर यही कॉन्सेप्ट अगर हम नेचुरल रिसोर्सेज में लगाएं तो वी विल बी इन अ सरप्लस। जैसे हमारी जो स्ट्रेटेजीज है, हमारा जो नजरिया है, जिससे हम वाटर एंटिटीज या कार्बन या एयर क्वालिटी, वाटर क्वालिटी, लैंड क्वालिटी, पोल्यूशन, वट एवर इश्यूज है हमारे, उस पे हम अप्लाई करें तो, एंड हमारी जो एनर्जीज है हम उस पे फोकस करें, तो डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट कैन गो हैंड इन हैंड। सेकेंड, हम डेवलपमेंट को इंडस्ट्रीज से जोड़ते हैं, तो जो इंडस्ट्रीज हानिकारक है उसको फेज आउट करना जरूरी है और उसके ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म ढूंढना जरूरी है। उसके लिए रिसर्च जरूरी है, इंडस्ट्रीज में रिसर्च जरूरी है, एकेडमिक्स में वो आना चाहिए, मेन स्ट्रीम करना पड़ेगा टू इन्वेंट और टू ब्रिंग आउट द ऑल्टरनेटिव टेक्नोलॉजीज। जैसे कॉटन का ऑल्टरनेटिव काफी है, इट इज नॉट रेयन और सिंथेटिक मटेरियल विच आर पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज। तो हमको ऑल्टरनेटिव्स पे ध्यान देना पड़ेगा, हमको थोड़ा डिसेंट्रलाइज करना पड़ेगा, जो लोकल, रीजनल और सीजनल है। अगर हम उन चीजों पे फोकस करें तो आई थिंक डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट विल डेफिनेटली गो हैंड इन हैंड। तो मुझे वील आपकी हैव टू बात सुन चेंज अवर लाइफस्टाइल। मुझे आपकी बात सुन के गांधी जी का एक कोट याद आ गया, तो काफी फेमस है कि अर्थ है इनफ टू फुलफिल एवरीवन्स नीड बट नॉट इन वंस ग्रेड। करेक्ट। तो, इसी से जुड़ा एक और सवाल है कि आप भी बात कर रही थी कि जो इंटरनेशनल लेवल पे जो समिट्स होते हैं, कॉप होता है, अर्बन वर्ल्ड अर्बन फोरम्स होते हैं, उसमें बड़ी बड़ी बातें की जाती है, बड़े बड़े प्लेस दिए जाते हैं। इवन हर देश अपना जैसे नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस डिक्लेयर करता है, एनडीसी डिक्लेयर करता है। ये सारी चीजें देखने और सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जब आप ग्राउंड पे जाते हैं, हम काम करते हैं, तो देखते हैं कि उनका इम्प्लीमेंटेशन बहुत ही थोड़े लेवल पे हुआ होता है। तो ऐसी स्थिति में जो लोग हैं, जो नागरिक हैं, वो गवर्नमेंट को और जो बड़े बड़े कंपनियां हैं उनको वास्तव में जवाबदेह कैसे बना सकते हैं, इसमें नागरिकों का रोल क्या हो सकता है एक्चुअली, गवर्नमेंट को और बिग कॉर्पोरेट हाउसेस को
अकाउंटेबल बनाने, अकाउंटेबिलिटी तय करने में? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड वो बहुत इट इज क्लोजली रिलेटेड टू द वे वी डू आवर डेवलपमेंट। उसमें जो कॉप और जो यूएन की मीटिंग्स होती है, वर्ल्ड बैंक की मीटिंग्स होती है, जहाँ सारे देश आके ट्रीटी साइन करते हैं, वो देखने में अच्छे लगते हैं, लेकिन जब वो लोग वापस अपने देश आते हैं तो उसको अपने लेजिस्लेशन, अपने एक्ट्स, अपने पॉलिसीज में कैसे इंटीग्रेट या ट्रांसलेट करते हैं, वो बहुत जरूरी है। और वो ट्रांसलेट अगर होता भी है तो इम्प्लीमेंटेशन में आके प्रॉब्लम होती है। तो एक पूरी स्ट्रीमलाइन गवर्नेंस मैकेनिज्म होनी चाहिए, राइट फ्रॉम टॉप टू बॉटम। और वन वे नहीं हो सकता, वो टॉप डाउन भी होना चाहिए, बॉटम्स अप भी होना चाहिए, क्योंकि ग्रास रूट पे मुझे लगता है कि सामान्य मनुष्य काफी अवेयर है, क्योंकि वो इन प्रॉब्लम से रोज जूझते हैं। तो उनमें भी एक है कि हमें कुछ करना है, लेकिन पता नहीं चलता क्या करना, कैसे करना। तो ग्रास रूट लेवल पे लोगों को भी ऑर्गेनाइज होना पड़ेगा। उनको ऑर्गेनाइज करने की जरूरत है, उनको डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करने की जरूरत है। तो जो पॉलिसी डिसीजंस लेते हैं इंटरनेशनल लेवल पे या नेशनल लेवल पे, उसको एज अ वन स्टॉप शॉप सब जगह उसी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता, क्योंकि हमारा देश इतना डाइवर्स है, जोग्राफिकली डाइवर्स है, कल्चरली डाइवर्स है, लिंग्विस्टिकली डाइवर्स है, इकोनॉमिकली डाइवर्स है। तो हर जगह की, हर गांव, हर शहर, हर जिला, सबकी जरूरत अलग है। सब सबको एक अ, ढांचे में हम नहीं डाल सकते। वो अगर रिकग्नाइज करें तो जो पॉलिसीज है वो भी डिसेंट्रलाइज होगी, वो भी डाइवर्सिफाइड होगी। तो भुज को या कच्छ को जो जरूरत है वर्सेस वलसाड़ को जो जरूरत है, उनकी जरूरतें अलग है। और उनका उनके एनवायरनमेंट या डेवलपमेंट को देखने का नजरिया भी अलग है। तो जो इंडिजिनियस नॉलेज है उसको रिवाइव करने की काफी जरूरत है, क्योंकि इंडिजिनियस नॉलेज ऑलरेडी साइंस से जुड़ा हुआ है, जो नेचुरल साइंसेज है उससे ऑलरेडी जुड़ा हुआ है। और Right. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो अपना एडमिनिस्ट्रेशन है, उसमें जो ऑफिसर्स हैं, दे ऑल्सो विल हैव टू बी क्वालिफाइड। उनका भी नॉलेज अपग्रेडेशन करना पड़ेगा, उनको भी ट्रेनिंग के लिए जाना पड़ेगा, जाना चाहिए कि हाल में ट्रेंड्स क्या है, अपडेटेड नॉलेज क्या है, अपडेटेड न्यूएस्ट रिसर्च क्या है, नॉट जस्ट इन ग्लोबल नॉर्थ कंट्रीज बट ऑल्सो ग्लोबल साउथ कंट्रीज। So they will have to partner with the society, the civil society organizations and academic institutions to integrate जो नया रिसर्च आ रहा है, जो नए शोध आ रही है, उनको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। और वो पॉलिसीज में उतनी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। आज के हम जो देखे, जिस तरह से प्रोजेक्ट के टेंडर्स हो रहे हैं एसओआर टीओआर में, ये ऑल्टरनेटिव टेक्नोलॉजी इंक्लूड नहीं की जा रही है। तो नागरिक या civic society organizations accountability तो है ही, we have to ask them for their answers। एंड हमें पुश करना पड़ेगा कि जो टेंडरिंग का जो कॉन्सेप्ट है, जो उनका प्लानिंग की प्रोसेस है, उसमें ये सब ऑल्टरनेट टेक्नोलॉजीज इंटीग्रेट क्यों नहीं होती या होनी चाहिए, वो प्रेशर हमको देना पड़ेगा फ्रॉम बॉटम्स अप। और Right. लास्टली हम ऐसे सोचते हैं कि सिविक सोसाइटी या हमारी लिमिटेशन सिर्फ वोटिंग तक ही है, तो वो भी मान्यता गलत है। सिविक सोसाइटी या सोसाइटी को जागरूक होना पड़ेगा कि हमारे पास, हम अगर वोट करते हैं तो वी ऑल्सो हैव द पावर टू आस्क क्वेश्चंस एंड वी विल हैव टू क्वेश्चन द डिसीजन मेकर्स कि आपने ऐसा क्यों किया और ऐसा क्यों नहीं किया। नहीं, ये काफी इम्पोर्टेंट बात आपने बोली है। और ये मेरे ख्याल से सारे लोग समझ भी रहे होंगे इसको। बट इसी से रिलेटेड एक दूसरा पॉइंट था कि आपको कौन सी ऐसी पॉलिसी चेंजेस लगते हैं कि अगर इस तरीके का पॉलिसी चेंजेस हो तो उसका जो ग्रीन हाउस गैस इमिशन है उसको कम करने पे सबसे
बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है। कुछ इस तरह के कुछ चीजें अगर आपके माइंड में हो कि ये चेंजेस हो जाए अगर पॉलिसी में जो अभी नहीं है, तो काफी सारा बदलाव आ सकता है, और अगर आप हमारे साथ शेयर करना चाहें। पहले तो आई थिंक 74th अमेंडमेंट हमको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा इन इट्स ट्रू स्पिरिट एंड इंटेंट। कॉन्स्टिट्यूशन का 74th अमेंडमेंट है, 73rd अमेंडमेंट है, दैट टॉक्स अबाउट डिसेंट्रलाइजेशन, लोकल एंटिटीज को डिसीजन मेकिंग पावर आना चाहिए, वो भी आया नहीं है। जो डिस्ट्रिक्ट्स या अर्बन लोकल बॉडीज है, ग्राम पंचायत है, अगर वो अपने निर्णय अपने क्षेत्र के लिए खुद ले पाए, क्योंकि उनको पता है उनको क्या चाहिए, तो वो इम्प्लीमेंट अगर हुआ सही मायने में, तो अपने काफी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो सकते हैं। सेकंड है इम्प्लीमेंटेशन। अगर हर इंडस्ट्री एथिकली और ऑनेस्टली अपना खुद का एक इंट्रोस्पेक्टिव ऑडिट करें, तो उनको पता चलेगा कि वो पोल्यूटर्स है और किस हद तक वो पोल्यूट कर रहे हैं। तो जहां जहां ये इंडस्ट्रीज है, वहां के जो रहवासी हैं, उनको भी इंडस्ट्रीज को क्वेश्चन करना पड़ेगा, मॉनिटर करना पड़ेगा कि आप हमारे हवा को, हमारे पानी को, हमारी जमीन को, हमारे ग्राउंड वाटर को प्रदूषित कर रहे हैं। वो ट्रांसपेरेंसी मैकेनिज्म अगर आ गया, तो एक कोलैबोरेटिव तरीके से हम काम कर सकते हैं एट अ लोकल लेवल। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड तो अपना काम करेगी, मतलब वो अपने रिपोर्ट्स लेके सेंटर को भेजेंगी, नोटिस निकालेंगी, इंडस्ट्रीज को देंगी, और इंडस्ट्रीज उसका फाइन करके ईडीसी के पैसे जमा होंगे। लेकिन वो पैसों का करेंगे क्या? एट द एंड ऑफ द डे पैसे जरूरी है, लेकिन सिर्फ पैसों से सब कुछ नहीं होता। जो इरिवर्सिबल डैमेज हो चुका है, ग्राउंड वाटर कंटामिनेशन का, या रिवर कंटामिनेशन का, या एयर क्वालिटी इंडेक्स जो बढ़ रहा है, जो it will take a very long time or lot of effort and energy, both financially and from a ह्यूमन रिसोर्स परस्पेक्टिव। बहुत मेहनत लगेगी वो रिवर्स करने के लिए या अंडू करने के लिए। Right. अभी कुछ टाइम पहले आप भी बात कर रहे थे कि जो नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, जो इनोवेशंस है, उनको इनकॉर्पोरेट करना चाहिए हमारे वहाँ जो भी प्लानिंग हो रही है। बट एक और भी चीज बार बार बात होती है कि जो ग्रीन टेक्नोलॉजी, कार्बन क्रेडिट, कार्बन कैप्चर, जो टर्म्स यूज किए जा रहे हैं, तो बेसिकली ये जो नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, ये एक्चुअली हमको बचाने वाली हैं, या फिर ये जो हमारा जो मेन फोकस होना चाहिए कार्बन को रिड्यूस करना, उससे हमको भटकाने के लिए सारी चीजें हो रही हैं। इस पे आप क्या बोलना चाहेंगे? बचपन में एक गेम खेला करते थे ना, पासिंग द पिलो। वो म्यूजिक बज रहा है, और हमको वो पिलो या जो भी है वो दूसरे को सरकाना है ताकि हम आउट ना हो जाए। ये जो कार्बन क्रेडिट का कॉन्सेप्ट है, या कार्बन सेक्वेस्ट्रेशन जो भी है, जो क्रेडिट की बात करते हैं, वो ऐसा ही कुछ है कि किसी और ने जो काम किया, अच्छा काम किया, वो इट गिव्स अस द लाइसेंस टू डू मोर पोल्यूशन। अभी बात है ना, अंडमान में मैंग्रोव्स कट रहे हैं, फॉरेस्ट कट रहे हैं, लेकिन अरावली में हम पेड़ लगाएंगे। तो ये पासिंग द पिलो टाइप्स ही है। अगर प्रॉब्लम हमें होती है, तो कोई और कैसे अपना अपने प्रॉब्लम की भरपाई वो और कैसे कर सकता है? तो मुझे कार्बन क्रेडिट्स इज अ फेस वॉश अकॉर्डिंग टू मी। तो अगर जो नई टेक्नोलॉजीज की मैं बात करूं, तो जो अपने खुद के पोल्यूशन या सर्कुलर इकोनॉमी की बात करें, तो वेस्ट टू एनर्जी इज वन कॉन्सेप्ट, बट दैट इज ऑल्सो बर्निंग इट। तो उसके कुछ तो साइड इफेक्ट्स है, बट नॉट एज बैड एज लैंडफिल्स प्रोबेबली। सो जो भी अपना वेस्ट है एक इंडस्ट्री का, वो दूसरे इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल बनना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर कंस्ट्रक्शन और डेमोलिशन वेस्ट आ रहा है, बड़े
तौर पे, बड़े क्वांटिटीज में, तो इंडस्ट्रीज को वो सीएनडी वेस्ट प्रोसेस करके नए मटेरियल्स बनाने चाहिए, ना कि नेचुरल रिसोर्सेज को और डिप्लीट करना चाहिए। तो एक है कि सीएनडी वेस्ट लेके बिल्डिंग मटेरियल्स बना दो, तो जो ब्रिक्स के लिए वर्जिन सॉइल का यूज होता है वो रिड्यूस हो जाए, तो विन विन सिचुएशन हो सकती है। प्लास्टिक से लोग काफी कुछ कुछ कर रहे हैं, प्लास्टिक से फर्नीचर बन रहा है, प्लास्टिक से कपड़े बन रहे हैं, प्लास्टिक से बैग हो रहा है, बट ऐसे बहुत सारी अलग अलग वेस्ट हैं जो हमको रीयूज और रिसाइकल और रिफर्बिश करने की जरूरत है। बड़े तौर पे मैं उन टेक्नोलॉजीज की बात कर रही हूँ। व्हेन वी टॉकिंग अबाउट इवन फॉर एग्जांपल फूड, हम एग्रीकल्चरल नेशन है, हिंदुस्तान में फार्मिंग इज प्राइमरी ऑक्यूपेशन, फिर भी हमारे लोग भूखे मर रहे हैं क्योंकि वे आर यूजिंग एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस फॉर एक्सपोर्ट। तो हम हमारे ही रिसोर्सेज को डिप्लीट करते हैं। फॉर एग्जांपल शुगर केन, एक स्मॉल एग्जांपल है शुगर केन। शुगर केन एक वाटर इंटेंसिव क्रॉप है, लेकिन हम शुगर केन उगाते हैं और उसको फिर एक्सपोर्ट करते हैं फॉर अदर इंडस्ट्रीज आउटसाइड। सो वी आर एक्चुअली सेलिंग आवर रिसोर्सेज। तो हमारी जो कंजम्पशन पैटर्न है फ्रॉम ईटिंग और फ्रॉम फॉर अदर काइंड ऑफ लाइफस्टाइल, we will have to rethink on all of that, which some of it is technology based, some of it is also lifestyle change based। ये इकोनॉमिक पॉलिसीज को भी रिलेट करता है। तो अगर वेस्ट और किसी और देश का वेस्ट हमारे पास आ रहा है, किसी और देश का के इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए, वी आर यूजिंग अवर रिसोर्सेज, अवर नेचुरल रिसोर्सेज आर गेटिंग डिप्लीटेड, एंड दैट इज समथिंग वील हैव टू बी रियली रियली केयरफुल अबाउट। तो जो भी टेक्नोलॉजी आ रही है, इफ अदर एफडीए फॉरेन जो एफडीआई के अनुसार जो इंडस्ट्रीज इंडिया में सेट हो रही है अभी, वी विल हैव टू लुक एट देयर प्रोसेसिंग फ्रेमवर्क ऑल्सो। उनके रॉ मटेरियल्स क्या है, उनका वेस्ट क्या है, क्योंकि उन लोग उनकी टेक्नोलॉजी यहाँ पे ला रहे हैं बेस्ड ऑन देयर रिसोर्स कंजम्पशन, नॉट ऑन आवर रिसोर्स कंजम्पशन पैटर्न्स और आवर रिसोर्स अवेलेबिलिटी पैटर्न्स। तो जो हम जब पासिंग करते हैं ये सब प्रोजेक्ट्स का, कि वी हैव टू लुक एट ऑल दीज थिंग्स ऑल्सो। एक और एस्पेक्ट था मैडम, ये जो अभी इन्वायरमेंट फ्रेंडली टेक्नोलॉजी या ग्रीन टेक्नोलॉजी जो बोल रहे हैं, फॉर इंस्टांस जो सोलार है या ईवी का जो कॉन्सेप्ट है, काफी सारे फॉल्स सॉल्यूशंस हैं, बट कुछ एक्चुअली में अच्छे सॉल्यूशंस भी हैं, बट उसका आउटरीच अभी तक सिर्फ एक मिडिल क्लास या अपर क्लास तक ही है। उसका आउटरीच पुअर तक नहीं हुआ है, क्योंकि वो उनके लिए वो अफोर्डेबल नहीं है। तो दो these things are required by them also, लेकिन वो डिप्राइव्ड है इससे, क्योंकि वो अफोर्डेबिलिटी नहीं है। तो वो इक्विटी का जो इश्यू है, उसको अगर सॉर्ट आउट करने के लिए क्या करना चाहिए, उस पे आप कुछ बात रखें तो। एक हमें एक हमें समझना पड़ेगा कि जो भी ऑल्टरनेटिव टेक्नोलॉजीज है उनकी भी एक लाइफ साइकिल कॉस्ट होती है। जैसे सोलर पैनल्स है, वो अगर पैनल्स की लाइफ साइकिल इज अबाउट से 50 ईयर्स, तो 50 साल के बाद ये सारा वेस्ट में कन्वर्ट होगा। उसको हम कैसे रिफर्बिश करें? जो ईवी है उनकी बैटरीज का क्या होगा वंस इलेक्ट्रिक व्हीकल की लाइफ स्पैन खत्म हो गई होगी? तो जो भी टेक्नोलॉजी है उसके हमको लाइफ साइकिल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना पड़ेगा बिफोर वी प्रमोट एनी टेक्नोलॉजी। बात हुई इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन की, तो एक अफोर्डेबिलिटी आती है। जैसे हम डिस्काउंट देते हैं, ईएमआई देते हैं, लोन्स देते हैं, मतलब काफी कुछ हम व्हीकल्स पे ईएमआई आ रहा है, या देर आर सम काइंड ऑफ सब्सिडीज। अगर बहुत ही जरूरत है तो हम सब्सिडीज कर सकते हैं। जैसे सोलर है, इफ एक कम्युनिटी को पावर की जरूरत है, उनके बेसिक नेसेसिटीज के लिए जरूरत है, तो एक कम्युनिटी बेस्ड सोलर
प्लांट डिसेंट्रलाइज्ड, एक जगह पे नहीं, जैसे कच्छ में तो बहुत सारे सोलर फार्म्स है, हावड़ा में है, एंड देयर लॉट ऑफ फार्म्स। जो कच्छ की जमीन पे है सोलर फार्म्स, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी जाती है महाराष्ट्र में। At whose cost? At the cost of the ecosystem of the country. So these kind of things will have to be decentralized. You can talk of subsidies, but I also feel कि अगर हम ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजीज को अपनाएं, उनके जो मेरिट्स है, and if we can adopt few traditional practices from our past knowledge systems or indigenous knowledge systems, तो हम काफी कुछ जो अपनी नीड है उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। तो आई थिंक रिडक्शन इज द फर्स्ट वे। उसमें बहुत इंटीग्रेटेड प्लानिंग लगेगा और वो पॉसिबल है और वो करना पड़ेगा। सो इफ वी कैन रिड्यूस द नीड और द डिमांड at base level, it will benefit all communities. अदरवाइज जो बिजनेस जो है, सब्सिडीज, सीएसआर, दीज आर प्रूवन मॉडल्स, वो कितना इन्फिल्ट्रेट होता है जरूरतमंद लोगों को, वो तो है, इट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क। मैडम हम लोग यहाँ पे बोर्ड पे काफी सारे यूथ यूथ के साथ काम कर रहे हैं। आज के वेबिनार में काफी सारे यूथ भी जुड़े हुए हैं। तो जब हम लोग ये क्लाइमेट चेंज पे जैसे आज बात कर रहे हैं, जब हम बात करते हैं तो वो डीपली जब बहुत ज्यादा बात करते हैं तो इसमें लगता है कि इस तरीके की प्रॉब्लम्स आने वाली है, इस तरीके इरिवर्सिबल डैमेज है। कभी कभी इस टाइम पे लगता है कि हम कुछ कर ही नहीं सकते इस तरीके का जो चीजें चल रही है, क्योंकि ये ग्लोबली हो रहा है, हमारे अकेले करने से कुछ नहीं होगा। तो ये क्या होता है कि यूथ में बहुत सारा चिंता और निराशा वो फील करने लगते हैं। तो वो जो चिंता और निराशा वाली जो स्थिति है उससे निकल करके अगर हमें कुछ पॉजिटिव और करना हो क्लाइमेट इस स्थिति को बदलाव लाने के लिए, तो वो क्या हो सकता है कि हम लोग फियर से बाहर आकर के कुछ पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करें टू चेंज द सिचुएशन। बहुत हाँ, निराशा की बात तो है। जब मैं क्लास में जाती हूँ और ये सब बातें करते तो मेरे स्टूडेंट बोलते हैं तो मैडम तुम हमको तो जीना ही छोड़ देना चाहिए, या तो मैं बताती हूँ कि ह्यूमन बीइंग्स आर द लार्जेस्ट पैरासाइट्स ऑफ मदर अर्थ। हम जितना रिसोर्सेज सक करते हैं हम वापस कुछ भी नहीं देते। बाकी हर प्राणी कुछ ना कुछ वापस देता है कुदरत को, हम ही नहीं दे पाते हैं बिकॉज वी आर पैरासिटिक इन नेचर। लेकिन हैविंग सेड दैट कि बहुत सारे छोटे छोटे स्टेप्स हम ले सकते हैं। एक बड़ा विजन हो सकता है और बड़ा विजन है आगे। रास्ता सरल नहीं है, वो मैं मानती हूँ, लेकिन एवरी जर्नी बिगिंस विद अ स्मॉल स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। तो अगर वो डायरेक्शन हम तय करें और बेबी स्टेप्स ले, तो एवरी डे इज वन स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। तो तो रोज कुछ कुछ ऐसा करना चाहिए क्यूमुलेटिवली कि आज हमने ये तय किया, हम ये करेंगे, हमने अचीव किया, देन द नेक्स्ट माइलस्टोन, देन द नेक्स्ट माइलस्टोन। हम सारा कुछ एक साथ अगर करने जाए तो निराशा ही होगी। तो सारा जो अपना अपने जो गोल्स है उसको टुकड़ों में करना चाहिए और छोटे छोटे स्टेप्स लेके उसको अचीव करना चाहिए। तो आई इसी होप बात दैट। को या तो इसी बात को आगे बढ़ाते हुए एक थोड़ा और समझना चाहेंगे हम कि जो लोग आज हमारे साथ इस वेबिनार में जुड़े हुए हैं, अगर वो लोग इंडिविजुअल लेवल पे या कलेक्टिव लेवल पे कुछ करना चाहते हैं, तो वो क्या क्या कर सकते हैं? मतलब कुछ अगर एग्जांपल्स आप दे सकें तो शायद उनको ज्यादा कुछ समझ में आएगा कि वो कुछ स्टेप्स ले पाए। श्योर। तो जैसे इंडिविजुअल लेवल पे तो अपनी जो फुटप्रिंट है वो हम रिड्यूस कर सकते हैं। अपनी जो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट है वो रिड्यूस कर सकते हैं। छोटी छोटी बातें हैं, सबको पता है, इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट नहीं करनी चाहिए, लाइट बंद करना चाहिए, नल बंद करके रखना चाहिए, वेस्टेज नहीं होना चाहिए। बट फ्रॉम अ लाइफस्टाइल पर्सपेक्टिव अगर हम ठान ले कि मैं प्लास्टिक से पानी नहीं पीऊंगी या नहीं पीऊंगा, मैं अपनी बॉटल हर जगह लेके जाऊंगी, लोकली जो पानी मिले मैं पी लूंगी, तो वो हम, दैट इज वन स्टेप at an individual level to reduce
प्लास्टिक यूज, तो डिमांड को हम कट करें तो रिसाइकिल रीयूज तक नौबत ही ना पहुंचे। अगर हम तय करें कि हम सिर्फ लोकल या नेचुरली ग्रोन फैब्रिक पहनेंगे, हम सिंथेटिक फैब्रिक नहीं पहनेंगे, तो वो अगेन इट्स अ रिडक्शन। हम डिमांड ही नहीं करेंगे तो वो सप्लाई भी कितना करेंगे? उनका भी तो इंडस्ट्री का सरप्लस बना रहेगा, तो उन लोग भी ऑटोमेटिक प्रोडक्शन बंद कर देंगे या कम कर देंगे। तो इंडिविजुअल लेवल पे अपनी लाइफस्टाइल चॉइसेस है, जैसे पैकेज्ड मटेरियल नहीं लेंगे हम, या ब्लिंकिट जेप्टो, हो सके तो हम नहीं यूज करेंगे, हम लोकल मार्केट में जाके हम अपना ले आएंगे। तो आई एम कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स रिडक्शन ऑफ पैकेजिंग मटेरियल। सॉलिड वेस्ट जनरेशन हम कम कर सकते हैं एट एन इंडिविजुअल लेवल। देन इट कम्स टू हाउस होल्ड लेवल। हाउस होल्ड लेवल से जाता है कम्युनिटी लेवल या सोसाइटी लेवल, एंड देन इट गोज टू अ लार्जर सिटी लेवल। तो at every step, if we take these kind of decisions of reducing the demand and then refurbish, अब composting हर कोई कर सकता है, segregation of waste हर कोई कर सकता है अपने घर में। तो जैसे फ्रूट पील्स है, वेजिटेबल पील्स है, हम क्यों वेट करें कि सरकार की गाड़ी आएगी और हम अलग डस्टबिन के उनको अलग से सेपरेट कलेक्शन होगा? जितना हम खुद कर सकते हैं एट अ फैमिली लेवल, एट अ सोसाइटी लेवल, we'll manage our waste ourselves। तो आई थिंक बहुत कुछ ऐसी चीजें हैं, जैसे प्लास्टिक की थैलियां नहीं लेना, खुद से अपनी थैली लेके जाओ कपड़े की और अपना खरीदो, तो हम प्लास्टिक रिड्यूस कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो हम इंडिविजुअल लेवल और कम्युनिटी लेवल पे कर सकते हैं और हमको करना चाहिए। तो और बस मेरा एक लास्ट सवाल है कि जो लोग हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं, उनको अगर एक आपको एक कोई संदेश देना हो, कोई एक मैसेज देना हो, तो वो क्या होगा? एक है, कहावत है इंग्लिश में, चैरिटी बिगिंस एट होम। तो बिफोर blaming others or before depending on others, first let's introspect to see what we can do and what we can contribute at our end। एंड अगर हम वो प्रैक्टिसेस शुरू करें एंड देन contribute and get involved to form smaller groups to begin with, to see what changes we can make in the immediate environment। हम डायरेक्टली शहर रीजन देश तक पहुंचते हैं, लेकिन हमारी सोसाइटी में, हमारी कम्युनिटी में हम क्या कुछ कर सकते हैं? अगर वहां तक भी अगर हम सक्षम हो जाएं वो करना, तो इट विल बी अ बिग थिंग। क्योंकि हम बिलीव करते हैं लेकिन हमारे पड़ोसी नहीं करते बिलीव, वो अपने हिसाब से मनमानी करते हैं। तो क्या मेरी जवाबदारी होती है मेरे पड़ोसी को कन्विंस करना कि चलो हम आके ये करें, ये प्रॉब्लम हो रही है, कैन यू change or alter your lifestyle for the larger good of society? So it begins with smaller steps। एक से भले दो, दो से भले तीन, उस हिसाब से पूरा काफिला बनेगा। थैंक यू मैडम। ये काफी कॉम्प्लेक्स ये थी जो आपने काफी अच्छे से काफी सिंपल भाषा में बताया। अभी हम ये प्लेटफॉर्म ओपन करते हैं। अगर किसी को कोई सवाल है, कोई कमेंट है, या कोई अपने व्यूज बताना चाहता है, तो हैंड रेज कर सकता है। हैंड रेज करेगा, फिर हम उसको बोलेंगे, वो फिर अनम्यूट करके अपनी बात कर सकता है। दूसरा, कुछ लोग अगर चैट बॉक्स में अपने कुछ सुझाव, सवाल मैडम से पूछना चाहते हैं, या कुछ उनका कमेंट्स है, या कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो चैट बॉक्स में भी डाल सकते हैं, हम उसको बाद में रीड करेंगे। तो अभी ये प्लेटफॉर्म ओपन है। काइंडली आप लोग एक एक करके अपना हैंड रेज करके अनम्यूट करके बात कर सकते हैं। यस मिस्टर वासु, आप बोल सकते हैं जो भी आपको बोलना है। अनम्यूट कीजिए अपने को। वासु जी, अनम्यूट करके आप बोल सकते हैं प्लीज। हेलो। हाँ जी, बोलिए बोलिए।
Yeah, so first of all, I am a student of Neha ma'am. I studied under her. So thank you, ma'am, for this information lecture. एक चीज मैं भी देख रहा हूँ यहाँ पे, ये जो आपने बताया, ये रिक्वायरमेंट और वांट, वो गैप हम्म, अभी खूब बढ़ गया है। हम्म, अभी राजकोट में अभी रह रहा हूँ, मैं राजकोट में देखता हूँ बहुत से फ्लैट्स मकान्स बहुत से खाली पड़े हैं, फिर भी हम्म, कंस्ट्रक्शन तो बहुत ही बढ़ रहा है। हम्म, पहले से ज्यादा कंस्ट्रक्शन बढ़ रहा है, खाली पड़े है फिर भी बढ़ रहा है, और फिर वो भर भी जा रहा है। लेकिन इसके पीछे अभी हम देख सकते हैं कि रिक्वायरमेंट एक्चुअली थी नहीं। मैं देख रहा हूँ रिक्वायरमेंट शायद खड़ी की जा रही है हम्म, कि आपको ये चाहिए, 3 BHK का फ्लैट तो होना ही चाहिए, 5 BHK फ्लैट होना ही चाहिए। ये रिक्वायरमेंट शायद खड़ी की जा रही है। तो अगर मेरी बात करूँ तो हमारी बात करें तो हम पहले देख सकते हैं कि पहले कितने छोटे घर में लोग आराम से खुशी से कितने ज्यादा लोग भी रह सकते थे। आज थोड़ा मुश्किल दिख रहा है सबको। तो इसमें एक ये इनिशिएटिव हम कर सकते हैं कि एक एग्जाम्पल, शायद आज की पीढ़ी सोच भी नहीं सकती कि छोटे घर में ज्यादा लोग किस तरह से रह सकते हैं, या छोटी जगह में कैसे ऑक्यूपाई कर सकते हैं, इजीली मैनेज कर सकते हैं। वो लोग इमेजिन नहीं कर पा रहे हैं आज की पीढ़ी, तो कैसे पॉसिबल है। तो एक हम ये इनिशिएटिव कर सकते हैं कि हम एग्जाम्पल्स प्रोवाइड करना शुरू करें कि मिनिमम नीड में हम कैसे सरवाइव कर सकते हैं। ये जो बॉन्ड का गैप कैसे दूर करना, वो शायद मुझे एग्जाम्पल की जरूरत दिख रही है। लोग सोच नहीं सकते कि उतने कम में कैसे होगा। तो डेफिनेटली बस वासु जी, इतना। वो बहुत ही वैलिड आपका बात जो भी आप रख रहे हैं वो वैलिड बात है। और वंस अगेन जो आपने इसने बताया वही है कि नीड्स एंड वांट्स जो है, तो हाँ, वो आपको जो आप बता रहे हैं वो एग्जांपल्स बहुत जरूरी हैं। और कोई डॉक्टर पंकज जोशी ने हैंड रेज किया, तो पंकज भाई प्लीज अपनी बात रखें। और एक रिक्वेस्ट है, जो भी बात कर रहे हैं थोड़ा संक्षिप्त में हम बात बताएं, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ पाए, प्लीज। थैंक यू नेहा जी, बहुत अच्छा टॉक रहा। और बहुत कम टाइम में आपने बहुत सारा कुछ हमको थॉट प्रोसेस में जाने के लिए कुछ आइडियाज हमारा नया जनरेट हुआ है। हम लोग ऐसे प्लांटेशन वो सब कर रहे हैं यहाँ पे, वार्ड हम्म, के साथ, वार्ड कमेटी के साथ, कुछ सोसाइटी लेवल पे, कुछ हाउस होल्ड लेवल पे, हम्म, और कुछ अर्बन एनवायरमेंट एजुकेशन के जो कुछ मॉड्यूल हम लोग बना रहे हैं अभी विद इन भूज सिटी में। तो हम्म, क्लाइमेट चेंज कॉन्टेस्ट में अगर हम लोग यूथ का बात कर रहे हैं, तो कुछ स्टूडेंट्स या तो कुछ स्कूल्स का अगर हम लोग मॉडल पे अगर बात करना चाहें, तो आपका क्या उसमें सजेशन रहेगा मैडम? क्योंकि हमारी टीम भी आज जुड़ी हुई है, अर्बन एनवायरमेंट एजुकेशन की टीम भी पूरी ये टॉक पे जुड़ी हुई है। तो कुछ थॉट प्रोसेस, अगर आपने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस कहीं भी किया है, या तो आपका कुछ एक्सपीरियंस पर्सनल भी रहा है, या तो कहीं आपने देखा हुआ है, तो अगर आप प्लीज शेयर कर सकते हैं। स्कूल लेवल पे क्लाइमेट चेंज कॉन्टेस्ट में हम लोग कैसे बात करें, कि कुछ मॉड्यूल हम बनाने के लिए यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं विद हेल्प ऑफ सेंटर फॉर एनवायरमेंट एंड एजुकेशन। पर फिर भी हमको लग रहा है कि अभी बहुत साइड पीछे भी कुछ ऐसे एजेंडाज है जो क्लाइमेट चेंज कॉन्टेस्ट में अभी छूट रहा है। तो मैडम उस पर आपका कुछ सजेशन अगर है तो। थैंक यू। हाँ, थैंक यू। बहुत कुछ कर सकते हैं आप एक्चुअली। जो स्टूडेंट्स है, यंग जनरेशन है, वो पढ़ उनका रीडिंग अभी कम हो गया है, तो उनका जो यूट्यूब और रील्स का यूजेज है वो बढ़ गया है, एंड दे कैन ओनली ग्रास्प, देयर ग्रास्पिंग विंडो हैज बिकम 30 to 40 seconds। तो जो भी अवेयरनेस मटेरियल है, एजुकेशन मटेरियल है, ऐसा बनाए कि वो एंगेज करे यूथ को और चिल्ड्रन को, स्पेशली स्कूल चिल्ड्रन। रोल प्ले है या हैंड्स ऑन एक्टिविटी, उनको इफ यू अगर उनको जाके सिर्फ सॉइल खोदने बोलेंगे,
तो वो देख सकते हैं कि उसमें कितना वाटर कंटेंट है, नहीं है। तो एक एजुकेशन थ्योरेटिकल भी जरूरत है, लेकिन प्रैक्टिकल एक्सपोजर बहुत ही ज्यादा जरूरी है स्कूल के बच्चों को। अगर स्कूल के बच्चों को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए कि आपने ये प्लांट यहाँ पे बोया है, तो उसकी मेंटेनेंस की भी जवाबदारी आपकी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर थर्ड स्टैंडर्ड में बच्चे ने प्लांट वृक्षारोपण या सैपलिंग बोया है, तो 10th या 12th तक वो प्लांट की रक्षा करना या उसको नर्चर करना वो स्टूडेंट की जिम्मेवारी होनी चाहिए। तो वो सेंस ऑफ बिलोंगिंग, सेंस ऑफ ओनरशिप वो बच्चे में आएगा एंड वो उसको आगे ले जा पाएगा। सेकंड, पानी और मिट्टी का महत्व, और उसके साथ स्टूडेंट्स या यंग चिल्ड्रन है, स्टूडेंट्स है, यूथ है, उनका फिजिकल एंगेजमेंट होना बहुत ही जरूरी है। नहीं तो वर्चुअल वर्ल्ड में तो सब इतना मटेरियल आजकल नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है, यूट्यूब में इतने सारे वीडियोस है, वर्चुअल वर्ल्ड में बहुत कुछ है, लोग देखते हैं, सुनते हैं, भूल जाते हैं। बट एक्चुअल जो एंगेजमेंट होना चाहिए ऑन फील्ड, ऑन साइट, वो नहीं होता। तो स्टूडेंट्स को ले जाना चाहिए पोल्यूटेड एरियाज में, या हाँ, फुल इक्विपमेंट प्रोटेक्शन गियर के साथ, ग्लव्स है या गमबूट्स है, जो भी है, लेकिन उनको बताना चाहिए कि हम जो घर में यूज करते हैं वो अल्टीमेटली यहाँ पे आके डिस्पोज होता है या डिपॉजिट होता है। अगर मुझे ये साफ करना हो, उनको अगर ये साफ करना पड़े, तो वो घर पे यूज करना बंद कर देंगे, बिकॉज दे नो एट द एंड ऑफ द डे मुझे ये करना पड़ेगा। सो ये जो छोटी छोटी प्रैक्टिसेस है, वो आप एक्सपेरिमेंट्स के तौर पे, रोल प्लेस के तौर पे, एंगेजमेंट के तौर पे आप कर सकते हैं, और आई थिंक करना चाहिए। थैंक यू नेहा जी, थैंक यू पंकज भाई। नेहा जी, थैंक एक यू, थैंक चैट यू, बॉक्स थैंक यू। में, जी चैट बॉक्स में भी एक हमारा सवाल आया है, हमारी सेतु करके एक संस्था है उसमें से, कि व्हाट हाँ कुड बी हाँ। द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। फॉर एग्जांपल, सोलर विल जनरेट इलेक्ट्रिसिटी बट द अमाउंट ऑफ हीट इन द एटमॉस्फेयर विल आल्सो इंक्रीज। तो इसके बारे में थोड़ा पूछ रहे हैं, आपकी राय ट्रू, जानना चाहते हैं। एक्चुअली हाँ, एक्चुअली जो हमने लाइफ साइकिल की बात की है सोलर पैनल्स की, दैट इज द बिगेस्ट नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इन टर्म्स ऑफ सोलर। प्लस सोलर बहुत सारा ग्लेयर भी देता है, रिफ्लेक्टिव ग्लेयर, लाइट के बारे में हम नहीं सोचते, विच अफेक्ट्स द बर्ड स्पीशीज। हीट तो जनरेट करती है बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स, बट जो बर्ड के हैबिटेट पे इम्पैक्ट करता है, दैट ऑल्सो इज अ लॉट। तो लाइट ग्लेयर, we don't think of the glare aspect, which we should think when we're talking of solar panels and solar farms. एक और भी एक सवाल दिख रहा है कि व्हाट इज द कार्बन न्यूट्रिएंट कॉन्सेप्ट फॉर मिटिगेशन ऑफ क्लाइमेट चेंज। So carbon nutrient, soil के जो बहुत सारी nutrients है, carbon is one of them. आजकल जो हम सॉइल देखें तो उसमें कार्बन कंटेंट लेस होता है। सो व्हेन वी टॉक ऑफ कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन और कन्वर्टिंग द एटमॉस्फेरिक कार्बन, grounding it, that means you have less organic matter in soil. If you have less organic matter in soil, तो उनकी water retention capacity भी कम हो जाएगी, इसलिए dust factor हमारे cities में, villages में बढ़ रही है। तो that is also that carbon nutrient concept, or the nutrient aspect in the in the land ecosystem. But एक और बात बहुत जरूरी है, that carbon sequestration happens in oceans. बहुत ज्यादा होता है ओशंस और वाटर बॉडीज में, क्योंकि उनके जो माइक्रोब्स होते हैं, दे अब्सॉर्ब मोर कार्बन देन व्हाट प्रॉब्ली ट्रीज अब्सॉर्ब ऑन लैंड। सो अभी का जो कार्बन सेक्वेस्ट्रेशन, कार्बन न्यूट्रिएंट की हम बात करते हैं, वी हैव टू फोकस ऑन आवर मरीन इकोसिस्टम एंड aquatic ecosystems. यस, I hope I थैंक answered यू। the question. यस यस, थैंक यू, थैंक यू। और किसी को कुछ पूछना हो तो प्लीज रेज योर हैंड्स। एंड मीनवाइल मुझे एक टेक्स्ट आया है, मिस्टर रीजिन, यू वुड लाइक टू आस्क एनीथिंग? Yes, please. Thank you, ma'am, for this section. So my question is, so generally when we talk about climate change and environment, am I audible? Yes, yes, you are. यस यस।
So generally, when we talk about climate change and environment, we tend to say that it is a human-made problem. Human-made problem. But we generally skip a question like which human is contributing more to this. So there is a like one IPCC report around 2007 or 2008. So one of key observation was that one individual from first world countries, so-called first world countries like USA, it is almost the per capita carbon emission of an individual is 27 ton, approximately 27 ton. But at the same time, the rest of the global south, almost 300 crore people are only responsible for 2 to 3 tons of carbon emission. So it is that we can see a clear cut division in the contribution of individuals. Like it is not like one person living in America and that one person living in Astia forest, they are not contributing to the climate change or carbon emission similarly. But when we talk about climate change, are we addressing this question properly? Like which humans? Like how do you see that? What is your take on that? How important is this question in the discussion of climate change and environment? Thank you. Oh, it's a very important question, and it's like bullseye to the problem when we say which humans. Absolutely, because it is the haves of society or people who have the resources or who exploit the resources. They are the ones who expect the others to reduce their resources. That is exactly the underlying principle of carbon credit, which we discussed earlier. So it is the polluting people. So we have a concept called polluter pays in our system, and I think that, and that is where ethics, environmental ethics, is a very big picture. One has to be conscious of the kind of negative impact their actions are having on the environment. So if the so-called entitled people or people who have all the facilities and societies who have the facilities, who have the affordability, if they themselves can start reducing their needs, then there is a possibility of hope towards equitable distribution of resources. We always talk of equitable distribution of resources, but who should reduce their wants so that the needs of the underprivileged are met? So इसमें collaborative coexistence or this a whole idea of compassionate or empathy towards everybody is important. Right now we're living in a rat race, that I want more, I have more, and I need so and so to survive. But if we in this whole ecosystem of coexistence, that I have a little, I need only this much, so I will not overuse or I will not overexploit for my own pleasure and gain. अगर ये understanding आ जाए, so it will be nothing like it. And I think tourism industry is one of the worst industries that is, promoting this kind of divide between the haves and the have-nots of society. जिस तरह से हम रिजॉर्ट्स बना रहे हैं, जिस तरह से लोगों की स्पेंडिंग कैपेसिटी, स्पेंडिंग पावर बढ़ रही है, that is only widening the gap between people who have excessive resources versus people who do not have the resources. And we always expect the people who do not have the resources to compromise and not the other way around. And I think it's a big question of ethics, environmental ethics. Yes, thank you, Nehaji, and thank you, Rijin, for your question. It was really important question, and Gayatri has raised her hand. Gayatri ने अपना हाथ hand raise किया, so please बताइए, unmute कीजिए और बताइए, बात कीजिए please. Am I audible? Hello. Yes, please. Yes. Yeah. Hello, ma'am. Myself is Advocate Gayatri Jat. I had just joined. I just got information right now and just joined this session. I just want to share my thoughts on this, that what I observe in the society. I had, came through on last year dialogues and conversation. So thing is that when I last Dr. Pankaj Joshi, I think they said that which human. So, ma'am,
माय ऑब्जर्वेशन इन दिस दैट कि हमारा जो अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, अर्बनाइजेशन जो ह्यूमंस हैं वो जिस जिस तरह से आपने बताया कि जो नीड्स ज्यादा, जो ज्यादा फैसिलिटीज ज्यादा, जो लोग अपना डिमांडिंग है, वो लोग आई थिंक ज्यादा पॉल्यूशन बढ़ा रहे हैं, एनवायरनमेंट को नुकसान कर रहे हैं, और अर्बनाइजेशन की वजह से एग्रीकल्चर जो है वो खत्म होते जा रहा है। विलेजेस जो हमें बचाने चाहिए वो विलेजेस नहीं बच के अर्बनाइजेशन की वजह से हमारा जो मेन कोर है वो, मेरे ख्याल से वो हमें बचाने की बहुत जरूरत है। और हमने देखा है कि जितना एजुकेटेड लोग, आप जैसे बता रहे हैं कि स्टूडेंट्स लोग हैं जो ग्राउंड लेवल पे हैं स्कूल्स कॉलेजेस में, मैंने ये देखा है कि जहां जहां कोचिंग सेंटर है, जहां जहां पे राजस्थान में मैं घूमी हूँ वहां पे भी मैंने देखा है, जहां जहां कोचिंग सेंटर है, जहां जहां पे स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, वहां पे ज्यादा पॉल्यूशन है, वहां पे ज्यादा कचरा फेंका जाता है, वहां ज्यादा ट्रैश होता है, क्योंकि मीन्स दे आर क्वालिफाइड बट दे आर नॉट ट्रूली एजुकेटेड। Right now our society becoming qualified but not becoming true educated society. So that's the big problem कि हम उसको कैसे हम लोग बचाएं, हम कैसे गवर्नमेंट के पास ऐसी पॉलिसी रखें कि गांवों को जितना हम बचाएंगे उतना ये अर्थ जो हमारा है वो सेव होगा। Can I answer that? Yeah, ma'am. Yes. Thank you so much. Yeah. Yeah, thank you so much. I think the answer it does not lie in the government, because the government wants those people, they are their vote banks. Yeah. So the idea doesn't lie with the government. The idea lies within us, is that I think we have been exposed, or there is a huge manufactured consent kind of a thing कि urban is good, rural is bad. और ये जो myth है वो हमने as society create की है, because we always look down on rural people as backward. ये सारे जो classification है हमने ही पैदा किए हैं as society. So ये जो forward और backward का जो terminology हम use करते हैं यार, आई थिंक दैट हैज टू बी ब्रोकन. एक मिथ हमने क्रिएट किया है कि अर्बन लाइफस्टाइल इज बेटर देन रूरल लाइफस्टाइल. तो वी हैव कंफ्यूज्ड आवरसेल्व्स बिटवीन क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. हमने ऐसी एक माहौल पैदा किया है कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज मोर इम्पोर्टेंट और इक्वल्स टू क्वालिटी ऑफ लाइफ. तो माइग्रेशन हो रहा है सिटीज में, लोग रूरल फार्मिंग छोड़ के आ रहे हैं सिटीज में क्योंकि उनको लगता है दैट इज अ कंफर्टेबल लाइफस्टाइल. लेकिन जब सिटीज में आते हैं एंड दे फेस द ग्राइंड, देन दे रियलाइज नो प्रॉब्ली फार्मिंग इज बेटर. हार्ड वर्क करना सब जगह जरूरी होता है एंड हार्ड वर्क इज रिक्वायर्ड. आई मीन, if we give that message that hard work is the essence of life, whether it is mental labor or physical labor, you will have to do labor. कौन सा लेबर करना है वो चॉइस सिटीजन्स की है. सो आई थिंक दैट होल अर्बन रूरल डिवाइड की जो हम बात करते हैं, वी ऑलवेज द अर्बन पीपल विल थिंक रूरल पीपल आर they are backward or they are not privileged or they are underprivileged. हमने एक पिटी का माहौल भी पैदा किया है एज सोसाइटी. I will not say one or two people, but collectively it has happened, and it has happened systematically over the years. Second is, why do the importance of agriculture, we've discussed it earlier, so I will not get into it. आप recording देख सकते हैं. The importance of agriculture is being undermined, and the kind of agricultural practices has been undermined. So if the people in the rural areas are given equitable access to resources in terms of health and education, and more kind of technological improvements in their farming practices, I think we will be able to arrive at a more equitable situation in this case. यस, थैंक यू नेहा जी. कुछ एक दो सवाल हम चैट में है वो लेंगे और बाद में थोड़ा कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे. हमारे यहाँ पे भुज नगर पालिका में एनवायरमेंटल इंजीनियर हैं हुजाज कुरैशी. वो पूछना चाहते हैं कि फॉर अ सेमी एरिड सिटीज लाइक भुज, what long-term strategy would you recommend to improve water security and soil health over the next decade? So I think Bhuj has a very unique ecosystem. I don't want to go all the way to Pangaea, लेकिन जो भुज
के इकोसिस्टम का जो इकोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, इट इज अ वेरी वेरी फ्रेजाइल ecosystem. So one, because Bhuj has, Bhuj and its surrounding areas, you have rocky kind of gorges. जैसे Tapkeshwari है, I know one of my students took that as her thesis topic for geotourism. But so you have a very unique ecosystem. तो अगर वो इकोसिस्टम को समझ के उसकी फ्रेजाइलिटी जो है उसका रेंज बहुत कम है, so for water health, there are areas in the region where you can harvest water. You can, harvest not just physically on surface, but also groundwater. So if you can naturally include that, those kind of learning from the strategies, it will help. Second, जो indigenous practices है, उसको reinstate करने की जरूरत है. For example, if you are going to say that I am going to adopt modern sanitation methods, तो शायद वो भुज में काम नहीं करेगा क्योंकि वो sanitation methods water intensive ज्यादा है और भुज में उतना पानी है नहीं. Right. तो जो all those systems will have to be revised and it will have to be revived and revisited. थोड़ा सोचना पड़ेगा 20-25 साल पहले जाके कि what worked and what didn't work. पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो वाटर डिमांड्स भी बढ़ेंगी, इंडस्ट्रीज आ रही है ऑफ डिफरेंट काइंड्स. तो लाइक आई सेड कि जो भी भुज की सॉइल हेल्थ है, उसकी जो सॉइल की सॉइल हेल्थ पैरामीटर्स है, दैट विल हैव टू बी स्टडीड एंड दैट विल हैव टू बी रीइंस्टेटेड. बाकी आई थिंक कच्छ ओवर द लास्ट 20 years, Kutch has been receiving more rainfall as compared to the earlier 50 to 70 years. So the That's intensity right. of rain, yes, so the intensity of rainfall has increased. So why not capitalize and capture that water, harvest it for reuse? हम लोग रन ऑफ पे ज्यादा ध्यान देते हैं, बट जो भुज की स्ट्रीम्स है, भुज की लेक सिस्टम्स है, उसको अगर रिवाइव किया तो यू ऑलरेडी हैव a storage capacity. You just need to revive that storage capacity and the interlinkages between rivers and the ponds, जो seasonal rivers है, ephemeral rivers है, you already have that natural infrastructure. उसको थोड़ा enhance करने की जरूरत है from an ecological perspective. यस 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 ऑब्वियसली वो तो जो आपने बताया वो दोनों में हो सकता है कि जो इंस्टीट्यूशंस है, सिटीजन है और यूएलबीस है, उन सबको साथ में मिलके इसके ऊपर काम करना Of पड़ेगा. course, और definitely. यस ऑब्वियसली एक छोटा सा क्वेश्चन और हम्बल रिक्वेस्ट फ्रॉम शिवानी is my humble request to you to also talk about the impact of artificial intelligence usage on our environment as well as our planet. That is a sad reality of today's existence कि हम artificial intelligence पे इतना निर्भर हो गए हैं कि हम अपनी natural intelligence भूल गए हैं. तो I feel कि हमारी जो natural intelligence है, human intelligence plus ecosystem intelligence, we should focus on that, because artificial intelligence at the end of the day, it helps in certain sectors, but it does not help in all sectors, and definitely not in the sector of the environment and ecology. Because environment ecology is so localized and so specific that examples from elsewhere will not apply here. Artificial intelligence helps when you have a huge repository of. तो अगर is dependent on the natural intelligence, and which is human made. So that intelligence is secondary, tertiary kind of intelligence. So I hope I don't want to sound too negative and anti-technology over here, but I think artificial intelligence on environment, when you have localized ecologies, can be very counterproductive sometimes, because it will tell you what happens if you say Bhuj is a desert kind of an ecosystem. What happens in Sahara, what happens in Thar may not be applicable to Bhuj. And that is exactly what artificial intelligence will do.
सही है। मुझे लग रहा है कि शिवानी जी आपको आपका आंसर मिल गया होगा कि जो स्थानिक चीजें हैं, जो लोकल चीजें हैं, उसमें सिर्फ नेचुरल और हमारा जो एंडोजेनस इंटेलिजेंस है वही काम हो सकेगा। थैंक यू सो मच नेहा जी। और किसी एक आध लोगों को अगर प्रश्न पूछना है, क्योंकि हम ऑलरेडी टाइम से आगे चल रहे हैं, तो कोई कुछ पूछना चाहता है तो प्लीज रेज योर हैंड्स। और दूसरा दूसरा एक क्वेश्चन ये है कि हमारे भुज में हम देखते हैं सभी तालाबों में वो गंदा पानी मिक्स हो रहा है, तो उसका सॉल्यूशन क्या है? सब जगह यही प्रॉब्लम है ना कि हम सूएज को ट्रीट नहीं कर सकते हैं। तो एक्चुअली डिसेंट्रलाइज सूएज ट्रीटमेंट हो सकता है और हमें करना चाहिए, क्योंकि जो लार्ज स्केल सूएज ट्रीटमेंट प्लांट्स है उनको ऑपरेट करना मुश्किल ही नहीं, बहुत भारी भी पड़ता है, बहुत महंगा भी पड़ता है कॉरपोरेशन में। कॉरपोरेशन अपना मेजॉरिटी ऑफ द बजट जो कॉरपोरेशन को मिलता है वो एसटीपी चलाने में जाता है, जो वो भी सक्षम नहीं रहते हैं। तो जैसे मैंने कहा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट डिसेंट्रलाइज करके घर का हम घर पे ही यूज कर सकते हैं, उसी हिसाब से सूएज भी हम इंडिविजुअल हाउस होल्ड की क्लस्टर की सोसाइटी में कर सकते हैं, डिपेंडिंग कि आपका घर कहाँ है। अगर शहर के बीचों बीच है अगर, तो ओपन स्पेसेस कुछ है, वो कॉरपोरेशन के साथ मिलके आइडेंटिफाई करना चाहिए कि यहाँ हम डिसेंट्रलाइज ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अगर रूरल एरियाज में है तो वी कैन ट्रीट इट एट सोर्स एंड यूज द वाटर फॉर फार्मिंग। पर्सनली जब मैं बाहर जाती हूँ ना सब्जी वगैरह लेने, तो मैं पॉलीथीन बैग नहीं लेती हूँ और बहुत सबको अच्छा करते हो, बोलती भी हूँ। वेरी गुड। मेरे जो आसपास में है उसको मैं बोलती हूँ, पर्सनली जो मुझसे होता है वो मैं करती हूँ। लेकिन जब ये तालाब वगैरह देखती हूँ ना, तो वो जब हमारे अंडर हमारे हमारे बस की बात नहीं होती है ना, तो हम सोचते हैं क्या कर सकते हैं। नहीं तो जहाँ इंडिविजुअल की लिमिट आती है ना तब कलेक्टिव में जाना चाहिए। तो हाँ भुज में इतने सारे एनजीओज है जो काम करते हैं सफाई के लिए, हाँ आप वॉलंटियर की तरह जुड़ सकते हो। हाँ, हम डेफिनेटली सपोर्ट करेंगे डेफिनेटली अगर। नेहल हाँ બેન અમે પણ એ દિશામાં કામ કરીએ છીએ, તો ચોક્કસથી हाँ અમારી સંસ્થાનો સંપર્ક કરજો તમે ડેફિનેટલી। हाँ, સપોર્ટ डेफिनेटली। करेंगे। हाँ જી જી જી, એક પ્રવીણભાઈ हाँ મુછડીયા પોતાનો કોઈક સવાલ મૂકી રહ્યા છે, તો પ્રવીણભાઈ અનમ્યુટ કરજો ને વાત કરજો પ્લીઝ। એને મારું માઇક ચાલુ છે। પ્રવીણભાઈ છો તમે તો અનમ્યુટ કરજો ને વાત કરજો પ્લીઝ। हेलो। जी प्रवीणભાઈ बोलो बोलो। हाँ। अ, मैडम हर हर टाइम दिमाग में दो चीजें चलती है। जब एक एनवायरनमेंट का बात होता है और कभी बात होता है कि नेशनल लेवल प्रायोरिटीज। एक बात हुआ कि इलेक्ट्रिसिटी का जब हम सोलर पावर की बात करते हैं, साथ में एनवायरनमेंट रिलेटेड इश्यूज भी सामने आते हैं। और नेशनल लेवल की प्रायोरिटी वो भी है कि एक देश को इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन में हम लोग कैसे खुद को स्वावलंबी बनाए, क्योंकि जिस तरह से अभी पूरे देश दुनिया में माहौल चल रहा है, जो देश खुद का इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं वो इंडिपेंडेंट। तो माइंड में एक दोहरा दिमाग चलता है कि एक एनवायरनमेंट को हमें पक्षी बचाना है, ये भी है, और साथ साथ में देश की प्रायोरिटी है उसको भी देखना है। ऐसे और भी दिमाग में दो चीजें चलती है, यही करना है तो एनवायरनमेंट के लिए हमें ठीक समझते हैं। प्लास्टिक का भी जब बात होता है, एक इंडिविजुअल लेवल पे काफी लोग उनको अप्लाई कर लेते हैं, उनका मोटिवेशन रहता है तब तक, लेकिन जैसे ही वो बड़े मास में घुसते हैं ना, तो वो खुद को अपने आप को ऐसे लिमिटेशन फेस करते हैं। तो ये सब मुझे लगता है कि उसका प्रैक्टिकली कैसे उसको हम लोग देख पाए, एक सोसाइटी को आगे लेके जाएं। ऐसे बहुत सारे दो रास्ते हैं हर एक के सामने। तो ये शायद सभी के दिमाग में डिफिकल्टीज रहती है कि नहीं, अपने आप को कैसे पोजिशनिंग करें ऐसी सिचुएशन में। नहीं सही बात है, आपकी जो कशमकश है वो वैलिड है। कुछ चीजें ये है कि
कम्युनिटी, लोकल कम्युनिटीज वर्सेस नेशनल इंटरेस्ट. अब नेशनल इंटरेस्ट में तो आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट रियल्म ऑफ नेशनल इंटरेस्ट, बट हर पॉलिसी का एक ऑल्टरनेटिव हो सकता है, और हमने अगर जो ऑल्टरनेटिव्स एक्सप्लोर करके फिर ये डिसीजन लिए हैं, तो देन देयर हैज टू बी अ ट्रेड ऑफ. कोई ट्रेड ऑफ देना पड़ेगा, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा. दैट अप्लाइज ओवर हियर. तो अगर ये हम ट्रेड ऑफ के लिए वी आर रेडी, so then we will have to compensate this trade off through other means. तो अगर हम as a community, if we are willing to accept that trade off, then it is valid. but हर डिसीजन का एक ट्रेड ऑफ होता है, हर डिसीजन का एक कॉम्प्रोमाइज फैक्टर होता है. तो एज एन इंडिविजुअल, एज अ कलेक्टिव, तो इसीलिए कम्युनिटीज जब साथ में आती है तो उनकी जो वैल्यू सिस्टम्स है वो एक समान होती है, तभी काम आगे बढ़ सकता है. उसको कोलैबोरेटिव एफर्ट या कोलैटरली यू कैन वर्क ऑन फ्यू थिंग्स, बट I agree with you, there is always a collateral damage somewhere or a trade off somewhere. And our society, after हमने ये रास्ता इतने सालों से चुना है कि अब वो उसको क्वेश्चन करना कई बार डिफिकल्ट भी होता है, क्योंकि बात बहुत आगे जा चुकी है और पानी बहुत सर के ऊपर से निकल गया होता है समटाइम्स. लेकिन जो मुद्दे अपने हाथ में है, अपने परव्यू में है, हम जिनको हम इम्पैक्ट कर सकते हैं, हमें उन पे फोकस करके जितना हम कर सके, 100% तो नहीं कर पाएंगे, 50% भी पहुंचे तो वी आर स्टिल मेकिंग इट अ बेटर प्लेस. ऑब्वियसली. थैंक यू प्रवीण भाई, आपने जो क्वेश्चन किया उसके लिए, और आप सभी का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा. और खास करके नेहा जी, एक बात बताना चाहूंगा कि यहाँ पे जो एक यूथ का ग्रुप बना हुआ है, उसने अभी कल ही यहाँ नगर पालिका और कलेक्टर को एक आवेदन पत्र दिया कि 5 जून को जो क्लाइमेट या सॉरी एनवायरमेंट डे है, तो उस दिन 2 घंटे एसी बंद करने के लिए आप ऐसा एक जाहिरनामा बाहर निकाले, ऐसा कुछ रहता. तो बहुत अच्छी तरह के जो यानी ऑन दी स्पॉट जो कुछ कर सकते हैं, यूथ क्या कर सकता है, जो हम बार बार बात करते हैं, तो वो इसमें उसने प्रयास किया है. तो जस्ट आई वाज वांटेड टू इन्फॉर्म यू. और बहुत अच्छी तरह इलेक्ट्रिसिटी के साथ ना फोन का भी प्रयोग 5 घंटे बंद करना चाहिए, जो हम हाँ, वो यूथ को खुद को करना पड़ेगा. हाँ वही. आई थिंक जब हम रील्स इंस्टाग्राम देखते हैं तो वी यूज अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज विच अननोइंगली, बिकॉज वो हमको डायरेक्टली नहीं आता. इंटरनेट uses up a lot of natural resources, and it also it emits a lot of radioactive waves as well. तो अगर यूथ दिन के अगर 3-4 घंटे अपना फोन बंद कर दे तो बहुत सारा फायदा हो सकता है. मुझे लग रहा है कि जितने भी यूथ हमारे साथ जुड़े हैं वो इस चीज को समझेंगे, और जैसे हम आवेदन पत्र देके दुनिया को बोलना चाहते हैं कि सिटी को बोलना चाहते हैं कि हमको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, मगर जैसे चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम नेहा जी ने बताया, तो वो आप सबसे पहले अपना मोबाइल वीक में एक आध बार ऐसे ट्राई कीजिए कि 3-4 घंटे बंद करें. थैंक यू सो मच. वो इट वाज रियली इंसाइटफुल डिस्कशन. और मुझे लग रहा है बहुत सारे क्वेश्चन भी हमने कवर करने की कोशिश की है. तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा रिजिंग को कि आप थोड़ा कंक्लूड कीजिए इसे. थैंक यू जय भाई. थैंक यू. So the discussion we discussed about different concepts, technologies, and larger structural and policy level debates, and also how development and environment sensitivity can go hand in hand, and also talked about centering the human or so more than the profit interest. So we are trying to deliver the vote of thanks. So moving towards that. Firstly, we would like to extend our heartfelt gratitude to our esteemed speaker, Dr. Neha Sarvate, for joining us today and sharing our valuable insights and perspective. Thank you for having me over. It's indeed a pleasure. For engaging and thoughtful inputs. We would also like to thank Asim Bhai, the director of Homes in the City program, for moderating the discussion so effectively
and guiding the conversation with great clarity and detail. We also extend our sincere thanks to Ajay Bhai, the program coordinator from in the city, for his efforts in making this session actually possible. Would also like to express our gratitude to Kutch Mitra and Homes in the City for organizing Environment Week celebration at Bhuj. And also we are equally thankful to Bhuj Nagarpalika, Rotary Club of Bhuj, White Eagle Cycling Group, Inner Wheel Club of Bhuj, Bhuj Bloggers, Saman Foundation, and Malhar Camping for supporting this initiative. Also, a special thanks to all HIC partners and team members for making this event a success. Finally, we would like to thank all the participants for joining us today and making this discussion very meaningful and very much interactive. So, of this, our HIC YouTube channel and HIC website, whoever is missing this can get it there. Thank you. Thank you once again to everyone for your support and participation. We look forward to your continued cooperation and involvement in the upcoming Environment Week programs as well. Thank you. Thank you, Vijay. Thank you.